आगे बढ़ा जाए अब और हमारे साथ अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए प्रकाश दीवान जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आज के सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग से टेक्सटाइल, कैसे देख रहे हैं आप इसको, आज के इस बड़े मूव को, और यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी क्या आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो टैरिफ्स की वजह से बांग्लादेश पे, वियतनाम पे थोड़ा जो भार बढ़ा है, उसकी वजह से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी कंपनीज को थोड़ा फायदा होगा। तो याद रखिए कि हमारे साथ साथ जो विकल्प यूएस मार्केट में है, वो टर्की, मेक्सिको, काफी जगहों से है। सो ये टैरिफ, एक तो पहली चीज, कब तक कायम रहते हैं, ये थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है ट्रम्प साहब की नीति को देखते हुए। और दूसरा, हमको कितना इसे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स चेंज होने में समय लगता है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक इस सेक्टर का फायदा जो होगा, वो यूएस मार्केट अगर खुलता है या नॉर्मलाइज होता है, खुलता तो पहले से खुला तो है, बट नॉर्मलाइज होता है कि सब चीज स्थिर हो गई, तो एक कंपनी है जो ग्लोबली प्रोक्योर करके यूएस यूरोप मार्केट्स में अच्छी खासी साख रखती है, सप्लाई करती है। खुद कुछ ज्यादा माल नहीं बनाती, उत्पादन उनका कम है, लेकिन नेटवर्क में सोर्सिंग बहुत करते हैं। इस कंपनी का नाम है पीडीएस लिमिटेड करके। जनरली हम इसकी डिस्कशन इसका नहीं करते, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा पेचीदा है, लोगों को समझने में समय लगता है। बट मुझे लगता है जिस टाइप का इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है, 50-55 पार्टनर्स रखे हैं ग्लोबली, और वो कहीं से भी लेके आपको जिस ब्रांड को जरूरत पड़ती है उसको सप्लाई करवा पाते हैं। और इस लिहाज से उनके जो 4-4.5% के मार्जिन पे ये काम करते हैं, इसकी बुक बहुत बड़ी है, और वो और भी बड़ी हो सकती है। तो बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट है, बिजनेस मॉडल बहुत एस्टैब्लिश्ड है, बट समहाउ थोड़ा सा हमारे रेडार पे आता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन इनका खुद का नहीं है। पीडीएस लिमिटेड करके है कंपनी, इसको देखिए आप, ये एक बहुत बढ़िया विकल्प बन सकता है इस नए माहौल में। ये PDSL है एक्चुअली स्टॉक का नाम, वो थोड़ा सा आई थिंक शायद हमारे सिस्टम में है नहीं, लेकिन ये स्टॉक, हाँ, ये यही स्टॉक ना, प्रकाश जी, यस, PDS यस, लिमिटेड। बिल्कुल 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 अनुज, ये है। ये हम्म। पुरानी इसकी हिस्ट्री ये रही है कि पर्ल ग्लोबल फैशन करके एक अलग कंपनी बनी और पीडीएस एक अलग बनी, विभाजन हुआ था कुछ सालों पहले। और पर्ल ग्लोबल आज भी वही काम में है जो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कर रहा है, जो मतलब गारमेंट्स बनाते हैं। लेकिन ये कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल बहुत अलग तरह से तराशा है। ये केस स्टडी है, इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसकी केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है कि कैसे सक्सेसफुली आप नेटवर्क बना के, प्लेटफॉर्म बना के काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, इसको देखना है। कितना कितना मार्केट कैप इसका, क्या और क्या साइज लग रहा है आपको यहाँ पर? पहला स्टॉक ये आइडिया एकदम से चला तो इसके लिए। नहीं नहीं, ये तो करीब मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ के आसपास हो, 4,500-5,000 करोड़ तो होगा ही होगा। मैंने बहुत दिनों से इसको नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है, और ये छोटी कंपनी नहीं है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत एस्टेब्लिश कंपनी है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट कोई टेक्सटाइल नहीं बनाता, अब ये आपको बताऊं कि ये एस्टा, जॉर्ज, ये सब जो ब्रांड्स हैं, एमएनएस, प्राइमार्क, इन सबको ये सप्लाई करते हैं। और कई जगह तो ये एंड टू एंड ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं, कि डिजाइन से लेके रिटेल तक पहुंचने में जो सारी वैल्यू चेन है। तो इनके पास डिजाइनर्स हैं, 5 ऑफिस हैं, इनके डिजाइन स्टूडियोज हैं, मिलान, लंदन, पेरिस, हांगकांग, इन सब जगहों पे। और इन्होंने अपनी टीम रखी है सिर्फ डिजाइनर्स की, और वो जाके अपना काम लाते हैं, और छोटे छोटे प्रोड्यूसर, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिनको डायरेक्टली काम नहीं मिल सकता उनको ये काम दिलवाते हैं, बायर्स को जो चीज चाहिए उसको परिपूर्ण करते हैं। सो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट समझने में थोड़ा समय लग सकता है। एक डिस्क्लोजर ले लें इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक में काफी शानदार मूव आ रहा है, 6.5% ऊपर है इस समय, 7%। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैंने जो बताया कि ग्लोबली कहीं से भी टैरिफ का इम्पैक्ट अगर आता है और कहीं दूसरा फायदा होता है, उस चीज को ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एंड ऑफ मैं द डे डिस्क्लोजर आपको वॉलमार्ट को अगर मैं कोई डिस्क्लोजर की चीज बात कर रहा चाहिए। था। प्रकाश जी, स्टोरी समझ गया, मैं एक आपके डिस्क्लोजर की बात कर रहा था कि एक नहीं, मेरा उस मेरा मेरा पर्सनल नहीं, अनुज, मेरा पर्सनल एक्सपोजर इसमें कोई नहीं। मैं, मुझे ओके, कंपनी समझ आती है, थोड़ी पसंद आती है, बट पर्सनली मेरा कोई इसमें एक्सपोजर। पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक डिस्क्लोजर ले लिया। इसके अलावा प्रकाश जी, और कहाँ पर आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं इस समय, जहाँ पर थोड़े से बेट्स लगाई जा सकती हैं मार्केट में? अनुज, एक्चुअली देखो तो मार्केट एक एक डायरेक्शन बहुत समय से ढूंढ रहा है, और ये जो बैंड है ये धीरे धीरे नैरो इसलिए होते जा रहा है कि कोई भी डिसाइसिव
कोई ट्रिगर इस टाइप का मिला नहीं है, ना क्रूड से मिला है, ना डिफेंस में से मिला है, ना आपको टैरिफ से आज कुछ मिल रहा है। वो होगा ये कि मार्केट को अब बहुत जल्द अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनी डायरेक्शन। अब वो अर्निंग सीजन जैसे ही एंड ऑफ दिस वीक शुरू हो जाता है और नए रिजल्ट्स नंबर्स आने लगते हैं, हमने मंथली बिजनेस अपडेट्स तो देखना शुरू कर ही दिया है कई सेक्टर में। वहाँ कंजम्पशन में थोड़ा सा एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आएगा और मानसून के बाद वो और भी गहरा हो सकता है, फेस्टिव सीजन की तैयारी के हिसाब से बढ़ भी सकता है। सो कंजम्पशन में और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करके बैठी हुई है, साइडवेज है, वहां पे आपको रहेगा। और इन सारी चीजों में अगर आप देखें तो एक एक बास्केट अप्रोच करें और कुछ कंपनीज ले तो हो सकता है। और दूसरा जो मुझे समझ आ रहा है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं 5 लाख करोड़ कैश पे, केपेक्स नहीं कर पाए या करना चाह रहे हैं या जो भी है, क्योंकि वो सर एक जना डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन को लेके हो डोमेस्टिकली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केपेक्स जब शुरू होगा तो आपको वापस बीएफएसआई में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, और खास करके जो कंपनीज अच्छी तरह इसमें एस्टैब्लिश है, सिस्टम के साथ तैयार है, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो। तो थोड़ा सा बोरिंग बिजनेस है लेकिन पैसा तो वहीं बनेगा अगले 6 महीने में, ये अनुमान खास लग रहा है। अच्छी एनबीएफसीज आप चुन के रखिए, अच्छी बैंक्स, साइज डजंट रियली मैटर एज मच, बैंक की बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो अगर ठीक ठाक है तो पार्टिसिपेट कर पाए। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये टाइटन के नंबर्स जो क्वार्टरली अपडेट्स थे वो आपको कैसे लगे? और अब वाकई ये बात लाजमी है कि 1 लाख के सोने पे जो आपके एक ज्वेलरी के जो टिक साइज जाएगा वो बहुत ऊपर जाएगा, वो स्लो डाउन विजिबल है। अब इस सेगमेंट में टाइटन के इस प्राइस पे करें क्या? और अब गोल्ड का जब आपको एक्सपोजर लेना होता था तो आपके पास या तो टाइटन होता था या दूसरी ज्वेलरी कंपनियां, या फिर आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां होती थी, या फिर गोल्ड फाइनेंस बैंक भी होते थे। इस थीम पे आपका व्यू क्या है? देखिए अभी भी अगर आप गोल्ड को देखें वीरू, तो वो कंजम्पशन फोकस रहेगा, और जो फाइनेंसिंग वाला साइड है वो फाइनेंसिंग रहेगा। आदमी वहां कंजम्पशन के लिए नहीं जाता, वो तो खैर उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने कारोबार में पर्सनल यूज के लिए जहां भी यूज करना है वो होगा। बट टाइटन के नंबर्स में जो मायूसी लोगों को समझ झलक रही है, उसका रीजन बताऊं कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। पर टाइटन या बजाज फाइनेंस या एचयूएल या मारुति, इन सभी जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनसे उम्मीद इतनी बनी रहती है, कायम रहती है कि थोड़ी सी भी अगर सॉफ्टनेस दिखे नंबर्स में एज कम्पेयर टू मार्केट। तो एक दो चीजें, एक तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए टाइटन ने 18% ग्रोथ हासिल की, खराब है? जवाब है नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। लेकिन जब छोटे प्लेयर्स उससे ज्यादा ग्रोथ दे रहे होते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि अब इनको छोड़ के, टाइटन को छोड़ के इनमें बैठा जाए। समस्या ये है कि टाइटन का जो बेस है, जो जो स्टोर्स इतने सारे हैं, 3300-3400 स्टोर्स है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, बट 3300 प्लस कुछ स्टोर्स हैं। उन स्टोर्स में एडिशन इतना नहीं हो सकता है जितना आपका छोटे नेटवर्क्स जिनके पास है उसमें हो रहा है। वो वहां पे 25-30 स्टोर बना देते हैं, टाइटन ने सारे क्वार्टर में 8-10 ही बनाए। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप ये देखिए कि सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर कायम है और टाइटन के पोर्टफोलियो में ज्वेलरी का हिस्सा बढ़ रहा है या अच्छा खासा रहता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई आपत्ति उसमें आएगी। लेकिन हाँ, वो वैल्यूएशन इतना स्ट्रेच होता है कि एक बहाना मिल जाता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का। क्या करें लोग, इन्वेस्टर? ऑफ कोर्स आपके एडवाइजर से सलाह लीजिए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है इस क्षेत्र को लेके है। बट मेरे ख्याल से कोई डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस टाइटन आज भी वही आपको प्रॉमिस देता है। और जैसे जैसे मार्केट, डिस्क्रिशनरी मार्केट बढ़ता है, यूथ आपके पास नया जो डायमंड की कंजम्पशन देखो बढ़ रही है, सिल्वर की बढ़ रही है, वो धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होते रहेंगे, सिक्लिकल है। बट आई डोंट थिंक टाइटन को कोई मार पड़ने की कोई जरूरत है। हाँ, मैंने कहा जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का एक सहारा मिल जाता है खबर के बेसिस पे, बट अदरवाइज कोई डिसअपॉइंटमेंट। प्रकाश सर, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स सबने अच्छा पैसा बना के दिया। फ्रंट लाइन में देखिए आप, फोर्टिस ऑल टाइम हाई, अपोलो ऑल टाइम हाई, मैक्स हेल्थ केयर। क्या कोई और मिड कैप बैंक आपके रडार पे है क्या हाल फिलहाल में जिसकी मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो? ये हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल कंपनी है। जी जी जी, नहीं मैं समझ गया। नहीं, हॉस्पिटल्स में देखिए ये ट्रेंड एक पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है, सेक्युलर ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कि अक्रॉस द सेक्टर है। इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा है नहीं कि दो ही चीज चल रही है बाकी 8 नहीं चल रही। हुआ क्या है कि पिछले 5 साल में
हॉस्पिटल वाले सेगमेंट में पहले 2 या 3 नाम हुआ करते थे। मुझे याद है जब इसको शुरुआत की थी तो अपोलो, फोर्टिस और मैक्स के अलावा कोई था ही नहीं। आज आपके पास इतने सारे हो गए अलग साइज के, अलग थेरेपीज को लेके, अलग फोकस ज्योग्राफी को लेके, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसको चुनना चाहें। और डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, जो साइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज बोलते रहता हूँ कि आप उसका बिजनेस मॉडल इस क्षेत्र में वैसी कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझिए जहां पे उनको ग्रो होने के लिए प्राइसिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे ही आप प्राइसिंग बढ़ाते हो आप एक सेगमेंट नीचे आ जाते हो, एक सेगमेंट छोटी हो जाती है आपकी सेगमेंट, एड्रेसेबल सेगमेंट जो है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, इंश्योरेंस कवरेज के हिसाब से। एक सिंपल इस सब चीज का निष्कर्ष ये है कि आप नारायण ऋतालय जैसी कंपनी देखिए। मुझे हमेशा, मैं इस कंपनी का नाम इसलिए लेता हूं कि इस कंपनी ने अपने आप को स्केल अप किया है रेवेन्यू में, यूटिलाइजेशन लेवल्स में, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो है उसमें, और कहीं भी इन्होंने प्राइसिंग को ज्यादा महंगा करके या कुछ अलग से बना के एक्सक्लूसिव बना के नहीं किया। अब छोटी छोटी कंपनीज हैं जो चाहे तो भी नहीं प्राइस बढ़ा सकती, लेकिन इस कंपनी ने बिना प्राइस बढ़ाए अपनी फुटफॉल, अपना यूटिलाइजेशन जो इतनी अच्छी तरह से बढ़ाया है, उसका आपको रिजल्ट अब दिखना शुरू होगा। बैलेंस शीट मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे इनकी क्षमता बढ़ जाएगी एक्सपेंशन की। आज नहीं, कोई बहुत समय से एक्सपेंशन की बात हुई, लेकिन जब एक्सपेंशन होगा तो इनके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो आप देखिए 11-1200 हुआ करता था मेरे ख्याल से पिछले साल, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, बट एक समय में जब हमको समझ आया ना, शुरू हुआ था कि इसके अंदर सेलियंस क्या है, वहां से ये आज 1800-1900 के आसपास है। सो ग्रोथ आपको ऐसे बिजनेसेस में मिलेगा जहां पे कुछ कुछ मेट्रिक में उनको एक एडवांटेज मिलता है। चलिए, ये बात होगी हॉस्पिटल स्टॉक्स की। ये आज ये पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव है, खासतौर से ये हाइड्रो पावर, एनएचपीसी। जी ये इस पे व्यू है क्या आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? अनुज देखिए, सीजनैलिटी है। जैसे ही आपको मॉनसून के नंबर्स ठीक ठाक आने लगते हैं, आपको एक चीज तो कायम हो जाती है कि भाई अगले 4-6 महीने में इनका आउटपुट अच्छा रहेगा, रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाएंगे। बट पावर एज अ सेक्टर मुझे अभी भी लगता है कि हमारे यहाँ पे अंडर इन्वेस्टेड है। उसका रीजन बताता हूँ कि हमने क्या देखा है कि या तो बहुत बड़ी कंपनीज पावर के क्षेत्र में चलती है, एनटीपीसी, टाटा पावर हो गया, और सारा ही एलोकेशन वहां चले जाता है। लेकिन पावर का जो क्षेत्र है वो इतना लंबा है, एज इन वैल्यू चेन इतनी लंबी है कि अगर लास्ट एंड तक अगर आप जाएं तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट में भी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड उसमें काम कर रही है, कोई एक्सचेंजेस हैं, तो बहुत ही मेजर सेक्टर है। आई वुड स्टिल बिलीव इसमें जो बड़ी कंपनीज हैं, कुछ दिग्गज कंपनीज जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह ढालना शुरू किया है हर पहलू में सक्षम बनाने के, उसमें से एक टॉरेंट पावर देखिए आप। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस लेवल पे सस्ता है, लेकिन अगर कोई गिरावट आपको मिलती है, कारण चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, लेकिन कंजम्पशन और ग्रोथ प्रॉमिस जो है वो तो डोमेस्टिक ही रहेगी, तो पावर वैसा क्षेत्र है तो तब लेने की आपकी गुंजाइश बन जाती है। तो जो जो कंपनीज का बैलेंस रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी का है, जिसमें गैस भी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कई सिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें टॉरेंट के हाथ में है, पोर्टफोलियो में है, मुझे लगता है कि ये इस टाइप की कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहेगी। बट अगेन मैं कह रहा हूँ अभी थोड़े से प्राइस फुली प्राइस लग सकते हैं, क्योंकि फ्लोट कम है, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं। बट नीचे के भाव पे डेफिनेटली इस क्षेत्र को देखा जाए, कोई भी जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से, टैरिफ की कारण वजह से, यूएस के इश्यूज की वजह से अगर कोई मार्केट हल्की फुल्की गिरती है तो ये क्षेत्र आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर एनएचपीसी में। क्लियरली आज का, अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो आज का शायद स्टॉक ऑफ द डे, क्योंकि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले आउट हुई है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।